जंतर मंतर पर छात्र सड़कों पर खून पसीना बहा रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहे हैं। अब ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों छात्रों के वजूद की लड़ाई बन चुका है। पुलिस की लाठियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बहन जी यानी मायावती अपने एसी कमरे में बैठकर एक पोस्ट करती हैं, और पोस्ट भी ऐसा जिसे पढ़कर कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि बहन जी आखिरकार किसकी तरफ हैं। पहले आप ये ट्वीट देखिए। मायावती जी के इस लंबे चौड़े ट्वीट का असली सार यही है। एक तरफ तो वो नीट पेपर लीक पर दुख जताती हैं, कहती हैं कि बच्चों के भविष्य को दीमक की तरह चाटा जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता याद दिलाती हैं, अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुए घोटाले तक की बात उठा देती हैं। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में ट्विस्ट तो आखिर की लाइनों में आता है। अपने पोस्ट के आखिर में वो कहती हैं, सीजेपी के इस आंदोलन का राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए राजनीतिकरण कर रहे हैं। सड़क से संसद तक टकराव और हिंसा करना घोर अनुचित है। अब सवाल ये उठता है कि बहन जी के राडार पर आखिर कौन है? बहन जी किस पर तंज कस रही हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक से लेकर सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, छात्रों की मांग जब राहुल अखिलेश उठा रहे हैं तो बहन जी को आखिर मिर्ची क्यों लग रही है? क्या आंदोलन करना, हक के लिए सड़क पर उतरना अब संकीर्ण स्वार्थ हो गया? मायावती जी चाहती हैं कि वो विपक्ष में भी दिखें, छात्रों की हमदर्द भी बने, लेकिन गलती से भी केंद्र सरकार की आंखों में ना खटक जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को गुस्सा आ जाए। इसीलिए झट से राहुल और अखिलेश पर निशाना साध दिया कि तुम लोग सियासत कर रहे हो। जो नौजवान है, जो छात्र है, उसकी बातों को अनदेखा अनसुना किया जा रहा था, और जिस दिन से विपक्ष ने उनका समर्थन किया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपका पार्टी हो, कांग्रेस हो या और भी जितने दल हैं, शिवसेना से लेके, और सभी दलों ने जो समर्थन किया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने समर्थन किया, उस दिन से सरकार ने इसको संज्ञान लिया। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि आप अपना ज्ञान अपने दल तक रखिए। समाजवादी पार्टी को क्या करना है, समाजवादी पार्टी बेहतर समझती है। देखिए, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की ज़बान बोल रही। देश के बच्चों के भविष्य की अभी अगर उन्हें चिंता नहीं है तो उन्हें राजनीति का त्याग कर देना चाहिए। वो दलित की बेटी है या दौलत की बेटी है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। आज की डेट में देश का भविष्य खतरे में है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, छात्र बर्बाद हो रहे हैं, छात्रों के हितों पर कंप्रोमाइज किया जा रहा है, और मायावती जी कह रही प्रोटेस्ट नहीं करें तो क्या करें? आप बताइए। आप नरेंद्र मोदी जी से कह करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दीजिए, नहीं तो मोदी जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए, छात्र प्रोटेस्ट बंद कर देंगे। छात्रों को नौकरी दिलवा दीजिए, बेरोजगारों को नौकरी दिलवा दीजिए, उनकी परीक्षाएं लीक ना हो ऐसा करवा दीजिए। लेकिन पता नहीं कौन सा डर है मायावती जी को, जो वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सत्ता का साथ देती है। जब देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर हो, जब करोड़ों नौजवानों के सपनों का कत्ल हो रहा हो, तब क्या छात्र घर पर बैठकर भजन गाएंगे? जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तो सड़क पर उतरना ही पड़ता है। ये लोकतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है। एक तरफ संविधान की दुहाई देना और दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों और उनका साथ दे रहे विपक्ष को उपदेश देना। मायावती जी कहती हैं कि सरकार और आंदोलनकारी आपस में मिलकर शांति से रास्ता निकालें। जब पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रही हो तब कैसा शांतिपूर्ण समाधान? जब सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो कर रही हो लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना ले रही हो तो सवाल तो उठेंगे ही, नारे तो लगेंगे ही। इन सभी सवालों के बीच एक और चीज है,
कि राहुल और अखिलेश तो सड़कों पर उतरे और हिरासत में भी लिए गए, लेकिन मायावती जी आखिर कहां हैं? वो तो सिर्फ एसी कमरे से बैठकर पोस्ट कर रही हैं और मामले का राजनीतिकरण ना करने की बात कह रही हैं। समर्थन मिलना चाहिए जिससे सरकार डरे। ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं महत्वपूर्ण है कौन कहाँ किस तरह समर्थन दे रहा है। समर्थन तो अमेरिका में बैठे पत्रकार भी दे रहे हैं, तमाम मीडिया के लोग दे रहे हैं, भारत के एनआरआईज दे रहे हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग उस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। समर्थन देना बड़ी बात है, ना कि उसके तरीके पे कोई बड़ी बात है। यही तो ये दुर्भाग्य है देश का आज की डेट में। अगर मायावती जी ने ऐसी कोई बात उन्होंने लिख करके कही, उन्हें समझना होगा कि दलितों का भी, जिनकी वो अपने आप को नेता क्लेम करती हैं, उनका भविष्य खतरे में। बच्चे नौकरी नहीं पा रहे, एनएफएस हो जा रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सरकारी नौकरियां नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को कमजोर करने का मायावती जी काम कर रही है। शर्मा नहीं चाहिए। अब सवाल यह भी है कि मायावती आखिर हैं किसके साथ? क्या वो उन पीड़ित छात्रों के साथ हैं जो जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहे हैं, या फिर वो उस संविधान के साथ हैं जिसका जिक्र वो अपने पोस्ट में बार बार करती हैं, या फिर उन्हें डर है कि कहीं साहब की बहुएं ना तन जाएं? वैसे भी सरकार का गुस्सा झेलने का जोखिम कौन लेगा? इसीलिए बड़ी होशियारी से बहन जी ने अब गेंद राहुल और अखिलेश के पाले में फेंक दी है कि असली सियासी खेल तो तुम दोनों ही खेल रहे हो। तो ऐसे में मायावती जी ने पोस्ट तो कर दिया, लेकिन उनके इस पोस्ट से यह समझना मुश्किल है कि क्या मायावती जी का यह स्टैंड छात्रों के हक में है, या बहन जी सिर्फ अपनी सियासी जमीन बचाने का एक पैतरा भर ढूंढ रही हैं। क्या बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है बांकीपुर? आईटी रेड, पुलिस टॉर्चर और बीजेपी में डर। बांकीपुर उपचुनाव से पहले ऑपरेशन पीके। चुनाव में महज 8 दिन बाकी हैं। जी हां, सिर्फ 8 दिन। लेकिन बांकीपुर का सियासी पारा इतना गर्म हो चुका है कि दिल्ली से लेकर पटना तक की हवाएं झुलस रही हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसी जगह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। तो ऐसे में इस विधानसभा सीट पर तो बीजेपी अपना दावा मजबूती से ठोक रही है। एक तरफा रिजल्ट है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि बांकीपुर के अंदर सबको मालूम है कि सरकार हमारी 5 साल रहने वाली है। यहाँ का जो विधायक होगा वही विकास करके दिखाएगा, और लोग गाल बजाएंगे। गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर बांकीपुर का किला पूरी तरह से सुरक्षित था, अगर बीजेपी की जीत पक्की थी, तो अचानक वोटिंग से ठीक हफ्ते भर पहले पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को मैदान में आखिर क्यों झोंक दिया गया? बांकीपुर में ऑपरेशन पीके चालू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी अचानक चुनाव आयोग के दफ्तर में दौड़ लगा रही है। शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि प्रशांत किशोर तय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकम टैक्स की गाड़ियां अचानक से ही जनसुराज पार्टी के दफ्तर के बाहर आकर रुक जाती हैं। पीके के करीबी कारोबारियों और उनके होटलों पर धड़ाधड़ छापेमारी शुरू हो जाती है। जनसुराज पार्टी का सीधा आरोप है कि उनके समर्थकों को रात के अंधेरे में उठाकर पुलिस टॉर्चर कर रही है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर बांकीपुर का सियासी गणित बीजेपी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है? जो चुनाव विकास और वादों पर लड़ा जाना चाहिए था, वो अचानक से ही पुलिस रेड और इलेक्शन कमीशन की शिकायतों पर आखिर क्यों आ गया? जब तक हवा अपने पक्ष में बह रही थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही जनसुराज का जमीनी दबाव बढ़ा, अचानक एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। जब मैदान में सीधी टक्कर देना मुश्किल लगने लगे, तो अंपायर को ही अपनी तरफ कर लीजिए। अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़के देख ले। 6000
पूरे बिहार से 6000 भाजपा के कार्यकर्ताओं को जुटाया गया। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई नेता बाकी नहीं है, सब आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। इससे भी जान बचने वाली नहीं है, भाजपा का हारना तय है। अगर प्रशांत किशोर वाकई सीमा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो जांच जरूर कीजिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि यह सब चुनाव से ठीक पहले ही आखिर क्यों हो रहा है। जनसुराज आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को रात में पुलिस डरा रही है। अगर ये सच है तो क्या यही लोकतंत्र है? अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी बांकीपुर की अपनी पुरानी सीट गंवाने के डर से बौखला गई है? क्या एजेंसियों की यह कार्रवाई निष्पक्ष जांच है या चुनाव से ठीक पहले विरोधियों की कमर तोड़ने की नायाब तरकीब? अगर जनता ने मन बना ही लिया है तो ना तो पुलिस की लाठी काम आएगी और ना ही एजेंसियों की रेड। बांकीपुर का फैसला अब जनता के हाथों में है और अब तो ईवीएम का बटन ही बताएगा कि किसका ऑपरेशन सफल होगा और किसका किला ढह जाएगा। भूल जाइए वो दौर जब चोर और डाकू घोड़े पर आते थे। अब डिजिटल जमाने के नए चोर यानी कि हैकर्स आपके फोन के मैसेज बॉक्स में घुस चुके हैं। बायोकैच की रिपोर्ट ने एक ऐसा कड़वा सच उगला है जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। 2025 के मुकाबले 2026 की शुरुआत में ही एसएमएस स्कैम में 146% का उछाल आया है। जी हां, 146%। वहीं दूसरी तरफ वेब ब्राउजर की बात करें तो वहां पर ठगी जो है वो 10% घट गई है, क्योंकि स्कैमर्स ये समझ चुके हैं कि लैपटॉप खोलने का इंतजार कौन करे। आपके सीधे इनबॉक्स में फर्जी बैंक अलर्ट और लॉटरी के मैसेज भेजो, लिंक चिपकाओ और अकाउंट साफ कर जाओ। हम सोचते रहे कि हम बच जाएंगे क्योंकि हमने तो ऐप में लॉक लगाया हुआ है, लेकिन ठगों ने आपके एसएमएस बॉक्स को ही अपने लिए सोने की खदान बना लिया है। और सुनिए, जो लोग आईफोन हाथ में रखकर इतराते हैं कि हमारे पास तो आईफोन है, हमारा डेटा सेफ है, तो उनका भी डेटा जो है वो कान खोलकर सुन लीजिए। आईफोन यूजर्स के फ्रॉड में 86% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एंड्रॉयड यूजर्स के फ्रॉड में 35% की बढ़ोतरी हुई है। यानी ठगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपका आईफोन है या फिर एंड्रॉयड, वो तो चपत लगाकर ही रहेंगे। जब रोज सुबह शाम फर्जी लॉटरी और बैंक अकाउंट ब्लॉक होने के फर्जी मैसेज आते हैं तो क्या हमारी टेलीकॉम कंपनियों को ये दिखाई नहीं देता? डिजिटल इंडिया के ढोल तो खूब पीटे जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या टेलीकॉम कंपनियां इन बल्क मैसेज भेजने वाले गिरोहों को रोक नहीं पा रही या फिर रोकना नहीं चाहती हैं? जब तक ये एजेंसियां सोती रहेंगी तब तक आम जनता अपनी गाढ़ी कमाई खोती रहेगी। डिजिटल इंडिया के नाम पर जनता को तकनीक तो थमा दी गई है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सब कुछ राम भरोसे आखिर क्यों है? सवाल बड़े हैं। वैसे इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।